हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट है इस बार हिंदी में 100 में 99 लाने का। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हम आपको जब तक टॉपर नहीं बना देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। देखो, आज का ये क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे आपका 50 नंबर क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अब हम 50 नंबर क्यों कह रहे हैं, हमारा पेपर तो 100 नंबर का आता है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो आपका हिंदी का खंड का है, इस पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये खंड का हमारा वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और जो खंड काव्य है, इन सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले रखा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी लेता हूं कि इसको पढ़ के जाओगे तो इस बार 99 लेकर आओगे। देखिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, इसमें हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को रखा गया है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ऐसे में आपको उन क्वेश्चंस को बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला टॉपिक हमारा हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जब हम हिंदी का पेपर देने जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर का ये आता है। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पढ़ेंगे। उसके बाद में गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, सब कुछ हम कवर करेंगे। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो भैया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। किसको किसको पता था कमेंट कर दिया करो। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट करके पहले ही बता दो, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। दूसरा देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन, खा वाला ऑप्शन सही होगा। आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खुद ब खुद यकीन हो जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका को किसने संपादित किया? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है प्रेमचंद, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? सबके जुबान पर यह क्वेश्चन होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, खा है चित्रलेखा। तो परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, इसी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली, का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी, घा है श्रीनिवास दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं श्री चंद्रावली नाटक के लेखक, का वाला ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में आंसर दो। नूतन ब्रह्मचारी, का है सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल, घा है मोहन राकेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट जी ये नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लेकिन इसके लेखक कौन है भैया? वो महान पुरुष, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है सदल मिश्र, गा है लक्ष्मण सिंह, घा है लाला श्रीनिवास दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा, लाला श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कौन थे बताइए जल्दी से। कवि वचन सुधा, का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है हरदेव बाहिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
खा वाला ऑप्शन टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, सबसे पहले संपादक सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है हरदेव बाहिरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। ये सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसमें से कौन है जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? जल्दी से बताओ। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इन चारों में से कितना क्वेश्चन आपका सही था कमेंट कर देना, और एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र। जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। आपका टेस्ट है समझ लो, और इस टेस्ट में आपको पास होना है तभी एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, टॉप 10 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब गद्यांश पे आते हैं। गद्यांश में भी मैंने ऐसा गद्यांश लिया है, यकीन मानो ये गद्यांश हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। देखो क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। देखिए गद्यांश में ये 10 नंबर का आता है, हमें एक गद्यांश दिया जाता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका आंसर आपको लिखना होता है। 10 नंबर क्लियर। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? भाषा। ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब सबसे पहले ये बताइए ये किस चैप्टर का है? पहचान गए कि नहीं पहचाने? देखो इसमें संस्कृति, भाषा, इन सब का ज्यादा जिक्र किया गया है। तो ये हमारे चैप्टर भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, ये आपको लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं इतने का व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तीसरा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, अभी मैंने बताया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यहां पे देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, मतलब संस्कृति की। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 5वां, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? देखो युगान रूप परिवर्तन, नवीन भावों को उचित शब्द रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता। देखो यहाँ पे लिखा है, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता। कुछ नहीं होता गद्यांश में, आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके गद्यांश में ही रहते हैं, सिर्फ आपको गद्यांश पहचानना आना चाहिए। अब एक एक का हम आंसर लिखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जैसे हम ये गद्यांश कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। देखो भाषा, फिर डॉट डॉट करके आवश्यकता है। देखो इसका पहला वर्ड है भाषा, डॉट डॉट करके जो आवश्यकता है इसको लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल के संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ अगर लिखेंगे, पाठ और लेखक का नाम ज्यादा बेटर रहेगा संदर्भ। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए, जो कि आ गया। देखो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये लेखक हैं, और भाषा और आधुनिकता ये पाठ है। ठीक है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इसका अपने शब्दों में व्याख्या करो। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसका आपको लिखना है, मतलब इसको आपको अपनी भाषा में इसका अर्थ लिखना है। यू आर ए राइटर, आप खुद एक राइटर हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के स्टाइल से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। देखो ऐसे लिखना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा
व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। संस्कृति, बस ये हो गया, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो ऊपर सबसे पहले आंसर आपका दिया है, देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो लिख दो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, हम 2-2 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? सीधा सीधा लिख दो, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि ऊपर दिया गया है, देखो संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर देखो क्या है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर देखो, युगान रूप परिवर्तन नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। देखो ऊपर दिया गया है कि इसके लिए नए शब्दों की खोज, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता। देखो पांचों का आंसर हमने दिया, 1 2 3 4 5, 10 नंबर हमारा कंप्लीट। आखिर इसमें क्या है? गद्यांश में कुछ नहीं है, पद्यांश थोड़ा ध्यान से समझना है जो मैं अभी बताऊंगा। बाकी हिंदी में टेंशन नहीं लेना है। देखो हिंदी में मैं आपको बहुत सारी क्लासेस देता रहता हूं, हिंदी में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो नो टेंशन जब तक है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को, ये भी 10 नंबर का आता है, गद्यांश की तरह ये भी रहेगा। इसमें एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। देखो पढ़ो पहले, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना। देखो किस चैप्टर का है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, ये हमारे पवन दूती का पाठ से है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। यहाँ पे राधा जी पवन से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं, तो जाकर मेरा संदेशा उनके पास पहुंचा दो। देखो पवन का मतलब वायु। देखो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, इसका मतलब क्या होगा? देखो मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्रिय, नव जलद से, नवीन जलद, नवीन मेघों के समान जिसको बोलते हैं। नव जलद का मतलब जो नए नए बादल होते हैं, ठीक है। कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब कमल, से नेत्र वाले, नेत्र वाले, ठीक है। तो क्या कहती है कि राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कंज से नेत्र वाले यानी कि कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन चले गए हैं, ठीक है, और वहां से नहीं आए हैं, और न भेजा कोई संदेशा, और ना ही मेरे पास कोई संदेशा आया है, ठीक है। मतलब वो कहती हैं कि वो मधुबन चले गए हैं, ना तो वो अभी वापस आए हैं और ना ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं रो रो कर, मेरा रो रो कर बुरा हाल है, प्रिय विरह से, श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से मैं बावली हो रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ। वो कहती हैं श्री कृष्ण जी से दूर रहकर मैं उनके विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तू जा और मेरी सारी दुख कथा तू श्याम को, श्री कृष्ण जी को सुना दे। फिर आगे कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन, मेरा भवन जो है तज छोड़कर तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। वो कहती हैं जैसे ही तू मेरे घर को, मेरे भवन को त्याग कर थोड़ा सा आगे जाएगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू गुंजे मिलेंगी, वहां पे शोभावली और सुखद बहुत सारी मंजू गुंजे तुमको मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया और मृदुल स्वर और कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वो तुझे आकर्षित करेंगी, तुझे मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख, तब भी तुम मेरे दुख को लेकर लख, उसको लेकर वहां जाना विश्राम लेना, वहां चली जाना और विश्राम मत लेना। वो कहती है जब तुम जाओगी तो रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, तुम्हें आकर्षित करेंगी, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां चली जाना और बीच में विश्राम मत लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये पद्यांश किस पाठ से और इसके कवि कौन है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर के 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है। तीसरा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चौथा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख करो। तो मैंने बताया कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। मैं बताया कि मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, इसका आंसर पहली लाइन में है। तीसरा, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, बस यही लिख दो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसेस, मेरे प्यारे डॉट डॉट करके विश्राम लेना, ऐसे लिख दो, मेरे प्यारे डॉट डॉट करके विश्राम लेना। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिख दो। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये जो कविता है ये अयोध्या सिंह के उपाध्याय जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। छोटा सा शीर्षक है पवन दूतिका हमारी 12th में, तो ये इसी का है, बस ऐसे लिख देना। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब इतने का व्याख्या करना है। मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो ये सिंपल सा है। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और लिखना। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। बस इतना सा लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, ऐसे लिख देना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का भी हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख करो। तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। मतलब वो आकाश में जो नए नए बादल छाए रहते हैं ना, उस तरह उनका रूप है और वो कमल के समान उनका नेत्र है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। तो राधा श्री कृष्ण के विरह व्यथा में रो रो कर पागल हो रही हैं। श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से, श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने से वे रो रो कर उनके विरह में पागल हो रही हैं। राधा जी श्री कृष्ण जी से कितना प्रेम करती थी, किसी से छिपा नहीं है और आज के जमाने में इतना प्रेम करने वाली कहां मिलेगी। ठीक है, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको टॉप 5 क्वेश्चन आंसर देना, 10 नंबर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, जीवन परिचय। तो देखिए, हमने एक ऐसे लेखक का जीवन परिचय लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हम पहले लेखक का पढ़ेंगे, फिर कवि का पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी बनाएंगे, कहानी पढ़ेंगे। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखिए, एक और तरीका है जीवन परिचय लिखने का, मैं बता देता हूं। एक आपको बॉक्स बनाना है ऐसे कॉपी में और उसमें लाइनिंग करके आपको उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी मृत्यु, इतना आपको उसमें लिख देना है। थोड़ी बहुत शिक्षा और किस युग के वो लेखक हैं वो भी लिख देना है। मतलब वो भी तरीका अच्छा है। बाकी जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे भी आप लिखेंगे। ठीक है, देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे में तो साहित्यिक परिचय आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए। देखिए, छोटा सा जीवन परिचय लिखना जरूरी है। चाहे आप बॉक्स बना देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों करना पड़ेगा। तो जीवन परिचय देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। ठीक है, इनके पिता लखनऊ में रहते थे अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इनके पिताजी जो है लखनऊ में रहते थे। ठीक है, और इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हमारे बगल में लखनऊ। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना सा जीवन परिचय लिखना है। इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और इनका पिता माता है तो उनका नाम। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा बड़ा लिखना अच्छे से। देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं।
ठीक है, ये सब उनके निबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है, एक दो लाइन कम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब आपको लिमिटेशंस में लिखना है, उतना ही लिखिए जितना चल जाए, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। 70 वर्ड में जितने वर्ड में आपको लिखना होता है, कितने वर्ड में है उतने ही शब्दों में आपको इसको लिखना है। 80 शब्दों में शायद होता है, तो ऐसे लिखना है। रचनाएं अब हम लिखेंगे, या कृतियां भी हेडिंग डाल सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र इनका निबंध संग्रह है। ये जो निबंध मैंने लिखा है, निबंध हेडिंग डाल के इनका निबंध लिख दीजिएगा। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शोध प्रबंध, पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, बस हो गया, इतना आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय में। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, लगातार आते हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब कवि का जीवन परिचय, जिसमें मैंने जयशंकर प्रसाद जी को लिया है। बहुत ही फेमस कवि है छायावादी युग के, और ये कितने इंपॉर्टेंट कवि हैं मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, आपको खुद ही पता होगा कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा, ये 12th है, इसमें साहित्यिक परिचय आपको ज्यादा लिखना होता है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बहुत कम उम्र में, सोचो कितना कम था। 89 है, एक 90 और 11 इधर, और 11 और 48 की लगभग उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट साहित्यिक परिचय देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इन्होंने नाटक भी लिखा, कथाएं भी लिखी, उन्नायक थे, उपन्यास भी लिखा, और छायावाद के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व में इन्हें अलंकृत किया। मतलब उनका साहित्य में परिचय कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, क्या करते थे, कैसे लिखते थे, कैसी रचनाएं होती थी, कौन सा भाव होता था, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रचनाओं पर आते हैं इनके। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। देखिए, मेनली इन्होंने काव्य काफी ज्यादा लिखा। काव्य में देखिए कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनके फेमस रचनाएं हैं काव्य में। कहानी में देखिए आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, ये इनके उपन्यास है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, निबंध में इन्होंने ये सब रचनाएं की। चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य। ठीक है, तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि हमारे हिंदी के हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का आपको ऐसे साहित्यिक परिचय लिखना है, बस हो गया। ऐसे लिखकर आओगे, फुल के फुल नंबर आपको दिए जाएंगे। अब जीवन परिचय भी हमारा हो गया। अब हम कहानी पे चलते हैं, कहानी बनाएंगे, खुद की एक स्टोरी बनाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि लोग हमें भी याद रखें। ठीक है, काम ऐसा करो जिससे 2-4 लोग कहें बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ठीक है, पढ़ाई करो। पंचलाइट कहानी का सारांश हमने लिया है, 5 नंबर का। हालांकि ये आता है पंचलाइट, जिसको हम लोग लालटेन बोलते थे ना, छोटे थे। लालटेन आपने नाम सुना होगा, पहले चलता था। ठीक है, तो देखो पंचलाइट कहानी का सारांश, ये जो है बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। इसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस कहानी में जो बिहार का पिछड़ा गांव है उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है,
महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। बिहार में एक महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने से पहले इनके किरदार को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक किरदार है गोधन, जो कि हीरो आप समझ सकते हैं, उनको हीरो हैं। और मुनरी एक किरदार है जिनको आप हीरोइन समझ सकते हैं। जो गोधन है वो मुनरी के पीछे पड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा उनसे लव वब करता है, लबेरिया हो गया उसको। और जो गुलरी काकी है वो मुनरी की माँ है। भाई अब लड़का है तो घर के आगे से गाना वाना तो गाते निकलेगा ही। तो वो गाना गा रहा था, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, मैं गा नहीं सकता, मैं गा नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट ए सिंगर, बट ऐसे वो गाता था। शायद हो सकता है कोई दूसरा रहा हो, पहले नौटंकी वोटंकी चलती थी। तो देखो, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। रामनवमी के मेले में उन्होंने पंचलाइट को खरीदा। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, मतलब इनको लगता है मैंने बहुत बड़ी चीज खरीद ली। जैसे अभी मैं फॉर्च्यूनर लेकर आ जाऊं तो लोग कहेंगे यार ये तो फॉर्च्यूनर लेकर आया, हम लोग उसको थोड़ी बड़ी चीज समझते हैं। ऐसे ही ये पंचलाइट को बहुत बड़ी चीज समझते थे, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, उनको अगर साइकिल ही दे दिया जाए, उनके पास साइकिल नहीं है, साइकिल दे देंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो पीछे बैकवर्ड हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मैं ले आऊं तो भाई गाड़ी ले आऊं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, यार कहाँ से लाया, कैसे लाया। वैसे ये भी है, इसको देखने के लिए पंचलाइट को सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। पंचलाइट को जलाना था और उसको जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, पंचलाइट कौन जलाएगा। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ये एक कहानी का एक पहलू है। अब देखिए, एक इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। मतलब मुनरी से गोधन बहुत प्रेम करता है। गोधन जो उसके घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है, अपनी प्रेमिका को देखकर प्रेमी गाना तो गाएगा ही भाई, जो अच्छा गाना होगा अरिजीत सिंह का। ठीक है, तो वो गाता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। जब मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत कर दी कि गोधन घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है, तो पंचायत वालों ने गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया। अब जब वो पंचलाइट लेकर आए हैं, कोई जलाना नहीं जानता, तो सिर्फ गोधन ही जलाना जानता है। तो देखो, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंचलाइट को जलाना था, गांव का कोई जलाना जानता नहीं था, सिर्फ गोधन ही जानता था। उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया। और पंचलाइट लेकर आए, अगर नहीं जला पाए तो दूसरे गांव वाले मजा ले रहे थे, भैया ये देखो पंचलाइट लेकर आए, जला भी नहीं पाते। ठीक है, तो दूसरे गांव वाले मजा ले रहे थे। तो अगर गांव वालों को अपनी इज्जत बचानी थी तो गोधन वाले हीरो भैया को गांव में बुलाना पड़ेगा। ठीक है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। जब गोधन पंचलाइट जला देता है तो पंचायत वाले गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं कि बेटा तूने तो मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो दूसरे गांव वाले खूब मजा लेते कि पंचलाइट लेकर आए थे, नहीं जला पाए। ठीक है, अब देखिए, वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जिस गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की थी कि गोधन मेरे घर के आगे से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है, वो बहुत खुश हो गई जब पंचलाइट जला दिया। तो वो क्या करता है, वो गोधन को शाम को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। शाम के भोजन को डिनर कहते हैं, रात्रि के भोजन के लिए। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, जितना मन करे उतना गाना गाओ, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। चाहे कोई दूसरा गाओ, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, चाहे कुछ और गाओ। ठीक है, मतलब कुछ भी गा सकते हो, हमारी अधूरी कहानी भी। देखो, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। देखो, ये कहानी बहुत छोटी सी थी। मतलब बिहार का एक पिछड़ा गांव है महतो टोली, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। और वहां पे पंचलाइट को लाया जाता है। कोई गांव वाला जलाना नहीं जानता है। गोधन इकलौता ऐसा लड़का है जो पंचलाइट जला सकता है। लेकिन गोधन मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। वो उसके घर से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता था। मुनरी की मां गुलरी ने पंचायतों से शिकायत कर दी थी, इसलिए पंचों ने गोधन को अपनी जात से बाहर निकाल रखा था। फिर जैसे ही पंचलाइट जलाने का सवाल आया, गोधन को पुनः लाया गया, उसने पंचलाइट जला दिया। उसकी मां गुलरी काकी बहुत खुश हुई, उसने रात्रि के
भोजन के लिए इनवाइट किया और पंचों ने भी कह दिया खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, बस हो गया। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, कुछ नहीं है इसमें। हीरो हीरोइन को याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कहानी। ठीक है, अब देखिए इसी में एक खंड काव्य आता है। खंड काव्य जो है वो आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में त्यागपथी होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, किसी में सत्य की जीत, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में ऐसे ऐसे श्रवण कुमार, अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, जो आप में होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास हमारा है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको क्लास 12 हिंदी की जो आपका खंड का है, पूरे खंड का को मैंने एक ही वीडियो में बताया। 50 नंबर आपका मैंने कंप्लीट कराया, ऐसा कोई नहीं बताएगा, पूरा वन शॉट वीडियो ये था। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।